पिता का सपना होता है कि वह अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले, चाहे कितना भी और उसका जीवन सुखमय हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने इस कार्य को पूर्ण कर पाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके इग्नोर करने की वजह से उनके संतानों में वैसे गुण विकसित नहीं हो पाते। मैं बात करना चाहता हूँ राजनीति की, और राजनीति में ऐसा देखने को मिल रहा है मिसेस सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी में वैसा संस्कार डेवलप नहीं कर पाई। आज कहा जाता है कि युवा नेतृत्व है कांग्रेस का नेतृत्व युवा नेतृत्व है राहुल गांधी के नेतृत्व में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 54 से 55 साल में की अवस्था में युवा रहते तो बुजुर्ग कब होते हैं? तो देखा जाए तो बुजुर्ग हो गए हैं और लड़के नहीं रह गए हैं अब, है ना। इतनी उम्र में अधेड़ हो जाते हैं, अधेड़ से भी पार कर जाते हैं, ये लड़के नहीं। और रही बात है कि देखिए, विरोध के लिए विरोध उचित नहीं है। एक चुनाव कहीं जीत जाते हैं तो वहाँ जनता की लहर मोदी के खिलाफ चल रही है, और जैसे कर्नाटका में जीते, जैसे तेलंगाना में जीते, वहाँ पे विधानसभा का चुनाव जीते तो वहाँ पे ईवीएम ठीक थी, ईवीएम कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और यहाँ पे हारे तो ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में कमी नज़र आने लगी। फिर ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि, क्योंकि ईवीएम कहीं सही कहीं गलत ऐसे नहीं हो सकती। जब चुनाव आयोग ने स्पष्टता चैलेंज कर दिया कोई आके ईवीएम हैक करके दिखाए, तो जेल में बंद आरोपी अरविंद केजरीवाल ने कहा मदरबोर्ड बदल दीजिए। अरे यार, जब तुम ले करके पूरी मशीनरी ही अपने हिसाब से बदल दोगे तो उसमें चेंजिंग हो ही जाएगी। हाँ, इस प्रकार के मजाक राजनीति में करने वाले लोग क्या करेंगे समझ से परे हैं। हम आते हैं अखिलेश यादव की ओर। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, और अखिलेश यादव कहीं न कहीं प्रधानमंत्री बनने का भी ख्वाब देखते रहते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रामक रहते हैं, कभी कभी तो शब्दों की सीमा भी लांघ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कभी आप लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे ऐसे बातें बोल देते हैं कि लगता है कि अकल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। बहरहाल इतना ज़रूर जान लीजिए कि शिक्षक भर्ती वाला जो मैटर लटका 72,825 का, अखिलेश उसी के श्राप का सामना कर रहे हैं। गरीबों के पैसे लेकर के काउंसलिंग न कराना, उन्हें 5 साल तक राजनीति के मकड़ जाल में अटकाए रहना, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस तरीके से लटकाए रखे, उसी का रिजल्ट है, उसी का नतीजा है कि आज 7 साल होने को यहाँ 7 साल से सत्ता से बाहर हैं, 7 वर्ष से सत्ता से बाहर है, और आने वाले समय में भी सत्ता में आने की कोई स्थिति दिख नहीं रही है। वर्तमान समय में कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषण के रूप में कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोई सीट ही ना आए उत्तर प्रदेश से, और ऐसी स्थिति निश्चित रूप से भयावह स्थिति होगी, है ना। ऐसी स्थिति समाजवादी पार्टी को उनके विरोधी जो हैं समाप्तवादी पार्टी कहते हैं, तो समाप्तवादी पार्टी ही बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, देखिए, हम ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि किसी को भी माफिया, गुंडों, अपराधियों का साथ देने का अधिकार नहीं हो, कोई भी पार्टी हो। भाजपा में भी अगर कहीं पे किसी प्रकार से ऐसे लोगों का साथ देने की बात आएगी तो उसका भी मैं थोड़ा विरोध करूँगा। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य है कि
माफिया मुख्तार अंसारी के यहाँ पहुँचते हैं और पहुँच करके उसको जनता का सेवक बताते हैं, जनता के बीच में उसका जनाधार बताते हैं। उसे उसके स्थान पर महाराज जी, मुख्यमंत्री जी को गुंडा कहते हैं। गुंडा कौन है वो सब अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे बड़े गुंडे तो ये है, बताइए इस तरीके की भाषा। तो गुंडों का एनकाउंटर कराने वाला व्यक्ति गुंडा है इनकी नज़र में, और ये बहुत ही अच्छे हैं। अपराधी को जनता जनार्दन का सेवक बता रहे हैं। एक फिल्म हमने गोविंदा की देखी थी, सैंडविच। इसमें डबल रोल है गोविंदा का, तो उसमें गोविंदा एक डायलॉग बोलता है, कह रहे इससे सावधान रहना, ये बेटे को दुश्मन और दुश्मन को बेटा बुला रहा है। सावधान रहना इससे। तो ऐसे ही लोग हैं। ईवीएम से इनका खेला बिगड़ जाता है, ईवीएम में ये 3-5 नहीं कर पाते, इसलिए इनका सरल सा तरीका है, सरल सा रास्ता इन्होंने पकड़ रखा है कि बैलेट पेपर से कराओ भैया। बैलेट पेपर लूटने में आसानी हो जाती थी, तो बैलेट पेपर से कराएंगे तो उसका एक अलग ही लाभ मिलेगा। हास्यास्पद स्थिति है। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की चीज़ें अपने आप में हास्यास्पद हैं। अब इनको क्या कहा जाए, ये इतना ज़रूर जान लीजिए कि इनकी मेंटलिटी पूरी तरीके से सड़ चुकी है, और इसीलिए लगातार चुनाव हार। समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह के नेतृत्व में 2012 में शानदार जीत मिली। भाजपा कमज़ोर हो चुकी थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में मुख्य मुकाबला था, जिसमें बीएसपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी और जीत करके आई। समाजवादी पार्टी 2012 में उसने सत्ता संभाली। सत्ता का जो समीकरण था वो सीधे तौर पे जनाधार मुलायम सिंह के नाम पे मिला था, पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन उसमें कहीं न कहीं विकल्प का अभाव, विकल्प की हीनता मुख्य रूप से जिम्मेदार थी, और हुआ भी यही, बाद में हुआ भी यही। इन लोगों ने राय मशविरा करने के पश्चात मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री न बना करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। आजम खान लोग, सभी लोगों ने सपोर्ट दिया कि युवा नेतृत्व दीजिए, आप कितने दिन तक अब रहेंगे। तो इन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। सपा के लिए पनौती बन गए अखिलेश यादव। पूरे 5 साल रहे, चले ठीक, शासन आपने शुरुआत बहुत अच्छा की, आपने पूरा शासन भार संभाला अच्छे तरीके से। बसपा की नीतियों ने, जो भी नीतियाँ बसपा ने लागू की थी, आपने प्रतिशोध की भावना से सारी नीतियों को बदल दिया। सरकारों का अपना अपना मंतव्य होता है, बदलते ही। उसके बाद आपने एक विज्ञापन निकाला 72,825 का। गरीबों ने कर्जा लेकर के, उधार लेकर के तमाम प्रकार के पापड़ बेले, तब जा कर के उन्होंने क्या किया, फार्म भरा। फार्म भरने के लिए रात रात भर लाइन में लगे बेचारे, कि दिन में आएंगे तो 10 बजे हमारा पहला नंबर आ जाएगा। रत जगह किए। इसके पहले आपने बेरोजगारी भत्ता की स्कीम निकाली थी, तो वहाँ पर भी जा कर के रत जगह किए। हम लोग स्वयं लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। उस समय रोज़गार नहीं था पास में, तो लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जाके मार्कशीट दिखाएं। ठीक है, उस दौर को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जब काउंसलिंग की बारी आई दोस्तों, ये महानुभाव, उस समय तक रोक नहीं लगती है। रोक कब लगती है? काउंसलिंग के पहले दिन। यार क्या मजाक बना कर रखा हुआ है। कोई कोर्ट अगर सुनवाई कर रहा है तो बिना प्रक्रिया पूरा कराए वो स्टे कैसे ले सकता है? स्टे लगना ही था तो फार्म निकालने के समय ही लग जाना चाहिए था ना। ये तो एक तरीके से हुआ कि आप मजाक बना कर रख रहे हैं, और जहां आपको कोर्ट का स्पष्टतः आदेश है, इसके बावजूद आपके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। यार किस प्रकार के लोग हो आप? गरीब, मेहनती, इनका कोई वजूद ही नहीं है आपकी नज़र में। मैंने सिर्फ पैसा देने वाले लोग हैं ये।
तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये बेहद शर्मनाक है। इस तरीके के कार्य करने वाले लोग मेरी नज़र में ठीक नहीं है। मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगा दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के समीकरण की बात करें तो आप स्वतः सोचिए, जब कोई राम लहर नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सीटें कितनी निकल कर के आई वो आपको अच्छे तरीके से मालूम है। कितनी सीटें निकल कर के आई थी? 5 सीटें। 5 सीटें समाजवादी पार्टी की निकल कर के आई। अभी तो राम लहर है दोस्तों। बसपा का अस्तित्व, बसपा स्वयं ही अपना अस्तित्व समाप्त करती जा रही है। लेकिन बसपा को इतना कम आंकना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि बसपा का कोर वोटर भी बसपा के साथ है और बहुत कुछ अभी होना है। समाजवादी पार्टी आज राहुल गांधी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, जिसका कि उत्तर प्रदेश में कोई वजूद ही नहीं है। कुछ सर्वेज दिखा रहे हैं कि 4% वोट की बढ़ोतरी हुई है, अदर से इनको ट्रांसफ़र हुआ है वोट। भाजपा को 52% वोट मिल रहा है। 52% वोट सिर्फ अभी चुनाव प्रचार में तेज़ी नहीं पकड़ी तब पे स्थिति 52% का। ये वोट परसेंटेज करीब मान के चलिए कि 60% पार करने वाला है इस बार अकेले बीजेपी को। तो आप सोचिए कि जब 60% जनता, मैं तो कहता हूँ कि धीरे धीरे जब चुनाव का माहौल बनता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा चुनाव का माहौल, तो निश्चित रूप से ये 80% वोट परसेंटेज में तब्दील हो जाएगा। ये कारण क्या है कि हर देश में भारत देश में 80% लोग मोदी के पक्ष में खड़े हैं। 20% चूतिया हर देश में होते हैं, समझ रहे हैं ना। 20% चूतिया हर देश में होते हैं, उनको कोई नहीं समझा सकता। उनका अपना मानसिक संतुलन हमेशा अपोजिट में रहता है। विरोध की पराकाष्ठा देखिए। एक पप्पू समर्थक कह रहा था, गेहूं, पकी हुई गेहूं की फसल को देख कर कह रहा था, ये देखिए ये है मोदी सरकार। गेहूं की फसल सूख रही है, पानी नहीं उपलब्ध करा पा रही सरकार, तो किसान ने उसको एक तमाचा खींच के मारते हुए कहा कि बारिश कराने के लिए प्रार्थना कर रहा है दुष्ट। फसल सूख नहीं रही, फसल पक चुकी है। क्या नाम है, किस पार्टी के सपोर्टर हो? चुनावी सीजन है। तो कहा राहुल गांधी का, अरे कहा गलती हो गई, तुमको मारना नहीं चाहिए था, तुम हो ही वैसे, कोई बात नहीं। जिसका नेता स्वयं दाल और चावल के फसल में अंतर न कर पाता हो, है ना, उसके लिए क्या बोला जाए। बहरहाल ये मेरा अपना निजी विचार है और जो मीडिया में आता रहता है उसी के आधार पर मैंने बोला है। मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में परिस्थितियाँ इस प्रकार की हो गई हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो मैनपुरी में भी सपा फंसती दिख रही है। और अगर कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा गया, मोदी लहर में इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह भी हारेंगे, भले निर्दलीय लड़े या समाजवादी पार्टी से किसी पार्टी से। इन्होंने सोचा था कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटेगा तो वरुण बगावती हो जाएंगे और हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, हम टिकट उनको दे देंगे। वहाँ से सपा कैंडिडेट ने टिकट वापस करके वरुण का समर्थन करने की भी घोषणा कर दी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चूँकि मेनका गांधी भाजपा की लीडर है और सुल्तानपुर से उनको टिकट मिला है। देखिए, कहा जाता है दोस्तों कि घर चाहे भूतिया हो, ध्यान दीजिएगा, अभी इस पे आऊँगा, थोड़ा सा 1-2 लाइन और बोल लूँ। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, कि शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग रुकवाने वाले लोग आज दुहाई दे रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि हम आएंगे इतना रोजगार दे देंगे। मीसा भारती ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को हम जेल भेज देंगे। अरे स्वयं को मैं तुम्हारा बाप सारा चोर है तो क्या सबको चोर समझ रखी हो क्या?
स्वयं के जीतने की औकात नहीं है कि एक सीट बिहार से निकाल ले जाओ। हाँ, और ख्वाब प्रधानमंत्री पद के देखे जा रहे हैं, तो ये अब क्या करोगे? इसी प्रकार के लोग हैं। उत्तर प्रदेश का समीकरण एक आता है कि कम से कम 78 से 79 सीट भाजपा जीतने जा रही है, एनडीए सहित। और जो सपा है कि कांग्रेस एक सीट निकाल सकती है मुश्किल से। इसके अलावा कोई संभावना नहीं देखने में आती। अगर 80 में 80 सीटें जनता जनार्दन दे दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देश तो कहा जाता है ना, देखिए एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी कहीं पे, अर्ज किया है, जाते जाते आप लोगों को सुना के ही जाऊंगा कि घर चाहे भूतिया हो, घर चाहे भूतिया हो पर उसमें क्लेश न हो। घर चाहे भूतिया हो पर उसमें कलेश न हो, और औलाद चाहे चूतिया हो पर वो अकलेश न हो। तो जाहिर सी बात है कि अकलेश जैसी संतान ना हो, जो अकल से ही लेस है। संतान चूतिया हो जाए वो ठीक है। तो देखिए हम अकलेश के बारे में बोल रहे हैं, और कोई अन्यथा इसको न ले, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत तगड़ी मिर्ची लगती है। बरनौल तैयार है उनके लिए, बरनौल लेकर के वो लगा ले, जलन कम हो जाएगी। और चुनावी सीज़न है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है चुनावी सीज़न में निश्चित रूप से आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू ठीक तरीके का, बढ़िया तरीके का आपको वीडियो मिलते रहेंगे। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। भर्तियों की रूपरेखा भी एकदम स्पष्ट है दोस्तों, तो भर्तियां आपकी होंगी, अच्छे तरीके से होंगी, और तैयारी अपनी अच्छी करते रहें। बेहतरीन मंच, सही तरीके का तरीका, और आपको सफलता मिलनी स्वाभाविक है। सभी भर्तियों का कैलेंडर तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जाहिर सी बात है कि रोज़गार पे विशेष फोकस करने जा रही है। रोज़गार के लिए पूरा कैलेंडर बन चुका है। 4 जून के बाद एक बैठक होगी जिसपे सारा कार्यक्रम आपका जारी हो जाएगा। किस तरीके से तैयारी आप लोगों को करनी है, हमारे चैनल के थ्रू आपको पता चलता रहेगा। तो भर्तियों की तैयारी शुरू कर दीजिए, मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। और रही बात, देखिए भैया, उत्तर प्रदेश और बिहार का मैं सर्वे आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में पूरी सीट भाजपा जीत सकती है, एक आध सीट हो सकता है समाजवादी पार्टी को मिल जाए, बीएसपी 0 रहेगी, कांग्रेस भी 0 हो सकती है। तो अगर ये 2 लड़के जीते, बुजुर्ग जो हो चुके हैं, अभी भी लड़के बने हैं, तो ये रायबरेली और मैनपुरी यही 2 सीटें जीतेंगे। इसके अलावा कहीं इनका लात लगने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि बाकी आप आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। बिहार में एक आध सीट निकल सकती है, और मछली खाने वाले लोग जो नवरात्र में हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हैं, उन्हें भी देखने को मिलेगा। ईवीएम का विरोध करने वाले लोग आज नोट बांटते हुए दिखे, है ना। सुल्तानपुर में 500-500 नोटों की गड्डियाँ वहाँ को सपा उम्मीदवार बांट रहे थे, ठीक है, और कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। ऐसे लोग ईवीएम को तभी कोसते थे क्योंकि उसके पीछे इनका सीधा सा उद्देश्य रहता था। उद्देश्य क्या रहता था कि ईवीएम नहीं रहेगी, वैसे बैलेट पेपर रहेगा तो लूट लेंगे आराम से। बैलेट पेपर से होगा तो लेकर के मुहर मार करके हम सपा को जिता देंगे। पहले यही करते ही थे, लेकिन अभी की स्थिति ये बन गई है कि आप क्या करें। तो इनके लिए काफ़ी समस्यापूर्ण स्थिति बन चुकी है। देखिए, हमारा आपका राजनीतिक मतभेद कुछ भी हो दोस्तों, राजनीतिक मतभेद पे मत आइएगा। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं और ये अपनी जगह हैं, समझ रहे हैं ना। तो निश्चित रूप से घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सब कुछ ठीक ठाक है। राजनीतिक विरोध
आपका मंतव्य अपनी जगह है, मेरा मंतव्य अपनी जगह है। आप सभी लोग सहयोग करें यूट्यूब चैनल का, हमारे सभी यूट्यूब चैनल का, ताकि आप लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाई जा सके। भर्तियों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, अब आपका कैलेंडर जारी होने वाला है, तो आप ज़रूर देखिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, जैसी अपडेट होगी आपको बताई जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।